हेलो एवरीवन। आप सभी बच्चों का नर्सिंग गुरुकुल के इस चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जिस प्रकार से हम लोग मॉडल पेपर 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये हमारा 8 नंबर का मॉडल पेपर आप सभी के सामने उपस्थित है। आइए बच्चों, इस मॉडल पेपर को करते हैं। मॉडल पेपर को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो नर्सिंग गुरुकुल का ये चैनल है, यहाँ पर आपको नर्सिंग का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आप एम्स पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप यूपी नर्सिंग हो, चाहे आपका बिहार नर्सिंग, झारखंड नर्सिंग हो, किसी भी नर्सिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहतर प्रूफ होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लगातार हमसे जुड़े रहें। आप देख सकते हैं अब हमारे इस स्क्रीन पर हमारे साथ जो बच्चे पिछले साल जुड़े रहे हैं और उन्होंने कैसे अपना परफॉर्मेंस बेहतर किया, और बेहतर करने के बाद उनका जो रिजल्ट आया वो काफी बेहतर आया, और आज वो किसी ना किसी अच्छे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, अपने सपनों की उड़ान को एक और ऊंचाई को बढ़ाते हुए हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए। और आइए हम लोग करते हैं मॉडल पेपर नंबर 8 का डिस्कशन। तो पहला सवाल है हमारा बच्चों कि ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ ए रेडियस r with speed v. The ratio of magnitude of change in velocity in quarter revolution to that in the half revolution. ध्यान देना बच्चों। देखो, कभी भी किसी भी सिचुएशन पे आपको अगर चेंज इन वेलोसिटी पूछता है तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा होता है डेल्टा v बराबर हम लिखते हैं 2v इंटू साइन थीटा बाई 2। मतलब कि जैसे कि देखो सर, ये v कहां से मेजर करते हैं, तो ये जो v का मेजरमेंट होता है, ये मेजरमेंट ऑफ v जो है वो यहां से होता है हमारा। मतलब यहां अगर v है, उसके बाद यहां देखो, यहां पर ये हमारा क्वार्टर हो गया और ये हमारा हाफ हो गया। तो क्वार्टर जब ये चला, तो क्वार्टर जब जा रहा था, ये एंगल हो गया और ऐसे चला गया। तो पहले वो ऐसे वर्टिकल था, अब ऐसे हो गया। तो एंगल का चेंज जो है ना वो कितना हो गया, 90 का हो गया। तो तुम अगर क्वार्टर रिवोल्यूशन में अगर हम बात करें कि उसका चेंज इन वेलोसिटी कितना है, तो दिस डेल्टा v बराबर 2v इंटू साइन 90/2, और इसे तो तुम सॉल्व करोगे तो यू विल गॉट 2v इंटू साइन 45, और साइन 45 का जो वैल्यू होता है दैट इज 1/√2। तो ये तुम्हें मिला 2v अपॉन √2। यहां से कैंसिल करोगे मिलेगा √2v। मतलब चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का चेंज है, यहां से चला और यहां पर पहुंचा, मतलब क्वार्टर रिवोल्यूशन, इसे मैं डेल्टा v1 बोल देता हूं। क्वार्टर रिवोल्यूशन में जो उसकी वेलोसिटी का जो चेंज है बच्चों, वो है √2v। अब हम अगला जो पार्ट है वो कहता है हाफ रिवोल्यूशन। जब हम हाफ रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये डेल्टा v2 आता है, दिस इज 2v इंटू साइन कितना, साइन 180/2। 180 क्यों सर? क्योंकि इन्होंने अपना डायरेक्शन को कंप्लीटली चेंज कर लिया। ये जहां ऐसे रहा था अब ऐसे जाने लगा, तो इसने अपने डायरेक्शन को कंप्लीटली चेंज कर लिया। तो ये 180/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 2v। तो डेल्टा v1 भी है तुम्हारे पास और डेल्टा v2 भी है तुमसे। क्या पूछा है? तो रेशियो पूछा है। किसका? क्वार्टर और हाफ का। तो क्वार्टर में अगर तुम रेशियो डिफाइंड आउट करना चाहते हो तो डेल्टा v1 अपॉन डेल्टा v2 दैट इज √2v अपॉन 2v। v से v कैंसल आउट हो जाएगा, और इसी प्रकार से जब ये तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1:√2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। तो बच्चों, अगर आपको किसी प्रकार का इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो अगेन आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर अपनी डाउट की क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब अगला सवाल कहते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड u, एट व्हाट हाइट इट्स स्पीड बिकम u/√2। ध्यान देना बच्चों, कई बार ये डिस्कशन हो चुका है कि कोई भी पार्टिकल का जो हाईएस्ट हमारा स्पीड, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होता है, तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड, सॉरी हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंचता है तो हाईएस्ट पॉइंट पर h जो होता है, हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला, यहां से अगर ये u वेलोसिटी से चला है तो हाईएस्ट पॉइंट में हो जाता है u²/2g। याद रखना h बराबर, तो h हमारा यहां पर मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u²/2g। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। कहता है एट व्हाट हाइट विल इट्स स्पीड बिकम u/√2। तो आपको पता है v² इक्वल टू होता है u² - 2gh।
अगर हमारा फाइनल स्पीड u/√2 हो जाता है, मतलब u²/2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा दैट, और ये हमारा u² - 2g h हाइट, h मतलब जो हाइट होगा ना वो h हो जाएगा, जिस समय उसकी वेलोसिटी u/√2 हो रही होगी उस समय उसकी हाइट h होगा, ठीक है, मतलब स्मॉल h। अब इसको तुम सॉल्व करोगे बच्चों तो 2gh इक्वल टू u² - u²/2, तो यहां से सॉल्व करोगे तो h बराबर आ जाएगा u²/4g। अच्छा, तुम्हें पता है कि मैक्सिमम हाइट जो होता है वो u²/2g होता है, और तुम्हारा जो वो हाइट पता चल गया है जहां पर उसकी वेलोसिटी u/√2 हो जाएगी, दैट इज u²/4g। तो तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा h/2। तो तुम्हारा जो स्मॉल h है वो क्या है बच्चों, h इक्वल टू h/2। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। बच्चों अगेन किसी प्रकार का कोई डाउट होने से आप हमसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अपनी क्वारी को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे इरेज कर देता हूं बच्चों। बच्चों जब भी मैं कोई सवाल करवा रहा हूं ना तो पहले तुम उसे खुद से करने की कोशिश करो, उसके बाद वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार उसको अटेम्प्ट लो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ जो भी काम कर रहा हूं वो आपके लिए ही कर रहा हूं, ये जो चैनल है वो सारे सारे बच्चों ये आप ही के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि हमारा एक पैरेलली ऐप भी चलता है नर्सिंग गुरुकुल के नाम से, आप जब प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं तो वो हमारा ऐप भी चलता है। उस ऐप में आपको क्या मिलेगा, यहाँ जो मॉडल पेपर का डिस्कशन हो रहा है इसके अलावा कई सारे वहां मॉडल पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर का जो भी पेपर है वो भी मिलेगा तुम्हें, फिर जो टेस्ट पेपर होता है वो मिलेंगे, पेड कोर्सेज भी वहां पर अवेलेबल हैं। तो सारे चीज वहां पर अवेलेबल है। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप उस पे ऐप पर जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं, या ऐप पे रजिस्टर करने से भी आपको कुछ टेस्ट पेपर फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो बच्चों आप अगर ऐप को भी इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। चलो बच्चों इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है बच्चों कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी अगर डबल कर दिया जाए तो मोमेंटम क्या होगा। तो बच्चों की काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो p²/2m होता है। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का अगर तुम रिलेशन देखो तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k हो जाएगा, ठीक है। तो इनका रेशियो ले लो, p1/p2 का अगर रेशियो लोगे तो √k1/k2 आएगा, ठीक है बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताते हैं, कहता है कि अगर हमारा करंट अभी काइनेटिक एनर्जी k है, बाद में डबल कर देंगे, तो चलो भाई वो कर देते हैं हम लोग। पहले p1/p2 इक्वल टू √k/2k, जैसा कि क्वेश्चन ने बोला मैंने ऐसा कर दिया। k से k कट जाएगा तो p2 यहां से √2p1 आ जाएगा, मतलब जो हमारा नया मोमेंटम होगा बच्चों वो √2 टाइम्स हो जाएगा, देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कहता है कि ए वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A is stressed by a force F. If length becomes 12 and area becomes A/2, then extension becomes, तो हमारा एक्सटेंशन क्या हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखना, हमारा जो डेल्टा L होता है, एक्सटेंशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा L इक्वल टू होता है FL/A/y। मैंने कई बार आपको एक्सटेंशन का ये फॉर्मूला बता रखा है, ठीक है बच्चों। तो अगर तुम्हें देखना ध्यान से, डेल्टा L डैश अगर यहां से निकालोगे तो दिस डेल्टा L डैश हमारे क्या होगा, F/12/A/y। एरिया क्या हो जाता है, A/2/y। यहां से डेल्टा L डैश कितना हो जाएगा, दैट इज 4FL/A/y। तो देख सकते हो कि पहले जो हमारा एक्सटेंशन था वो FL/A/y था। y हमारा क्या होता है बच्चों, ये हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो डेल्टा L डैश जो है पहले से कितना गुना, 4 गुना हो जाता है। तो डेल्टा L डैश जो है वो 4 टाइम्स डेल्टा इंटू L हो जाता है। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हम कह सकते हैं 4 टाइम्स। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। मैं ये इरेज कर देता हूं ताकि नीचे मुझे बताने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता था, इलास्टिक लिमिट ऑफ ए मटेरियल रिप्रेजेंट। देखो इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि ये वो लिमिट होता है जिसके बाद वो मतलब वो टूट जाता है विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्या होता है, मैक्स वो ज्यादा से ज्यादा स्टेट विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन ही हमारा इलास्टिक लिमिट को बताता है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हो कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस
विदाउट ए परमानेंट डिफॉर्मेशन इज द इलास्टिक लिमिट। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रेशर एट ए गिवन डेप्थ इन ए लिक्विड इज इंडिपेंडेंट। देखो, आप किसी भी प्रेशर, किसी एच डेप्थ पे प्रेशर जो होता है वो रो जी एच होता है। रो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है। शेप ऑफ द कंटेनर मुझे पता नहीं। डेप्थ ऑफ द सरफेस, या इन सारी बातों पे हमारा प्रेशर डिपेंड करता है। शेप ऑफ द कंटेनर पे हमारा जो प्रेशर होता है वो डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए हम लिखते हैं शेप ऑफ द कंटेनर इज आवर करेक्ट आंसर। तो बच्चों, यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। डाउट आने पे डेफिनेटली बच्चों आप मुझसे कनेक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला सवाल आता है हमारा कि बर्नौली थ्योरम इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन द फ्लूइड फ्लो इज। कब अप्लीकेबल होता है? देखो, अप्लीकेबल होता है, नॉन अप्लीकेबल इससे पहले जो वाले जो मॉडल पेपर थे उसमें था कि नॉन अप्लीकेबल होता है, तो वहां आंसर आया था टर्बुलेंट, और यहां अप्लीकेबल होता है। तो स्टेडी और नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए हमारा बर्नौली थ्योरम अप्लीकेबल होता है, ये आप बात ध्यान रखेंगे। कंप्रेसिबल नहीं, इनकंप्रेसिबल के लिए। टर्मिनल वेलोसिटी, कई बार मैं आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बता चुका हूं, 2r² इक्वल टू रो माइनस सिग्मा एंड अपॉन 9 इंटू नीटा होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 2r² रो माइनस सिग्मा, रो हमारे क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी, फिर सिग्मा हमारा डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। तो रेडियस, डेंसिटी का डिफरेंस और विस्कोसिटी, सारे चीजों पे हमारा डिपेंड करता है कौन? टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारा रेडियस, विस्कोसिटी और डेंसिटी, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सी इज आवर करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द रेस्ट, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर इन फोर्थ एंड सेकेंड। मैंने बताया कि जो nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वो u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। अगर हमारा ये फ्री फॉल है तो फ्री फॉल के केस में a के जगह जो है ना g हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, g बाय 2 हो जाता है यहाँ पे, g बाय 2। मैं अच्छे से इसको फिर लिख ही देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे बच्चों। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि एस एन एथ का जो फॉर्मूला होता है, एस एन एथ बराबर होता है u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एन एथ एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। तो 4 सेकेंड, देखो u हमारा दोनों में 0 है, तो तुम लिख सकते हो फोर्थ सेकेंड में और सेकेंड में, एस डिस्टेंस ऑन सेकेंड में। तो सीधा g बाय 2 तो कट जाएगा, 2 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू 2 माइनस 1। सॉल्व करोगे 8 माइनस 1 7, 7 बाय 3, तो आंसर होगा 7 बाय 3। आई होप आप सभी बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा क्या कहता है? अगला सवाल है कि escape velocity of the planet will remain unchanged। escape velocity of the planet कब अनचेंज होता है? तो आप जानते हैं v बराबर होता है √2 gm बाय r। ठीक है, तो अगर जिस रेशियो से मास इंक्रीज करता है उसी रेशियो से हमारा रेडियस भी अगर इंक्रीज करे, तब दोनों का जो रेशियो होगा ना वो अनचेंज, दोनों का रेशियो से क्या होगा? हमारा जो फाइनल रेशियो होगा वो अनचेंज होगा। ठीक है, तो क्योंकि m बाय r है, जैसे m तुम 2 गुना बढ़ा देते हो तो m 2m कर दिए, r भी 2 गुना बढ़ाए तो v2r हो गया, और 2 से 2 फाइनली कट हो गया। तो फाइनली जो हमारा वेलोसिटी होगा उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जिस mass and radius both are increased in the same ratio, then there is no change in the escape velocity of the planet। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है हमारा कि द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। मैंने कई बार बता चुका है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होता है वो टोटल एनर्जी होता है। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर मूव कर रहा है तो टोटल एनर्जी, ध्यान देना बच्चों, टोटल एनर्जी वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। मैं काइनेटिक और पोटेंशियल की बात नहीं कर सकता, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है, बट लेकिन जो उनका टोटल एनर्जी होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होता है बच्चों। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। फिर कहता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड द अर्थ। तो इनसाइड द अर्थ जब हम जाते हैं तो जी डैश जो होता है g इंटू 1 माइनस डी बाय आर हो जाता है। मतलब ये डिक्रीज करता है, और डिक्रीज कैसे करता है? तो डिक्रीज लीनियरली, वो लीनियरली डिक्रीज करता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे बच्चों। फिर अगला सवाल कहता है कि टू रेसिस्टर ऑफ ए डिफरेंट
रेसिस्टेंस बट द सेम पावर रेटिंग बोल दिया, आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या होता है विच डिसिपेटेड मोर पावर। अगर आप देखिए सीरीज में, तो सीरीज में पावर का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, और करंट सेम होने के कारण जिनमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा पावर डिसिपेट करेगा, और जिसमें कम रेजिस्टेंस होगा वो कम पावर का डिसिपेशन करेगा। तो इसीलिए हमारा हाइयर रेजिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। फिर इसके इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए सेल व्हेन, कब हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए मैंने कई बार बता सकता है, मैक्सिमम पावर के लिए आपका ईएमएफ का मैक्सिमम होना जरूरी है। तो ईएमएफ हमारा मैक्सिमम तब होता है जब हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल होता है। इससे पहले भी 2-4 सवाल आ चुके हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब हमारा इक्वल होता है तब हमारा मैक्सिमम पावर का पावर लॉस होता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज। आरएमएस वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का कैसे डिफाइन करता है। तो ये इक्विवेलेंट होता है किसका आरएमएस वैल्यू जो होता है, आरएमएस वैल्यू से आप डीसी करंट पता कर सकते हैं। तो ये हमारा डीसी के जैसा ही हमारा इनपुट होता है, मतलब डीसी के इक्विवेलेंट होता है। तो इक्विवेलेंट टू डीसी प्रोड्यूसिंग द सेम हीटिंग इफेक्ट, ये हमारा आरएमएस होता है। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड नियर स्ट्रेट करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट करंट का मैंने बता रखा है। ये फॉर्मूला आपको बी बराबर होता है यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, ये लॉन्ग स्ट्रेट के कारण। तो ये इनवर्सली होता है, इनवर्सली विद द डिस्टेंस। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनवर्सली विद द डिस्टेंस के साथ वैरी करता है। फिर अगले सवाल की ओर कहते हैं। अगले सवाल हमारा कहता है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंग विच रिमेन्स अनचेंज्ड। आप जानते हैं फ्रिंग विच होता है बीटा इक्वल टू लेमडा डी ओवर डी। ठीक है, लेमडा डी ओवर डी। डी हमारा क्या होता है, वो स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, और स्मॉल डी क्या होता है, वो स्लिट का सेपरेशन होता है। अगर जैसे अगर मान लो कि वेवलेंथ एंड स्लिट सेपरेशन, अगर हाँ देखो ये कब हमारा अनचेंज होगा, सेम इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हमारा इसके वेलोसिटी वाला, उसी सिमिलरली उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें आपको देखना है कि कब हमारा अनचेंज होगा। तो मान लो तुमने वेवलेंथ को डबल कर दिया और स्लिट के सेपरेशन को भी डबल कर दिया। अगर ये भी 2 हो जाता है और ये भी 2 हो जाता है, 2 और 2 के होने से क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका जो हमारा फ्रिंग्स विच है वो किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं लाएगा। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर्स ओनली व्हेन, कब हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मतलब क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होता है कि किसी फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस में टकराता है। अगर उस जो 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 हमारा इंसिडेंट वेवलेंथ है, जो हमारा इंसिडेंट वेवलेंथ उसमें फॉल कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो हमारा मेटल सरफेस है उससे ज्यादा है, तो उसे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में सक्षम होती है। तो हमारा कहता है अगर फ्रीक्वेंसी उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब उस मेटल का जो फ्रीक्वेंसी है उससे अगर ज्यादा है तब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो फ्रीक्वेंसी एक्सीड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कहता है नर्सिंग अगर हमारा नर्सिंग गुरुकुल के अगले इस सवाल में आपका फिर से स्वागत है। अगला सवाल हमारा कहता है कि एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में हमारा जो होते हैं कि मास का डिक्रीज होता है, मास डिक्रीज होने से मास डिफेक्ट आता है, और इसी डिफेक्ट के कारण आपने एनर्जी इक्विवेलेंस में पढ़ा होगा E बराबर डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। तो वहां से डिक्रीज इन मास से हमारा एनर्जी रिलीज होता है, और ये न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल है। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कहता था डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिप्रेजेंट। किसी भी डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि डिसइंटीग्रेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट टाइम, मतलब कितने रेट से हमारा डीके हो रहा है। लेमडा जो होता है डीके कांस्टेंट, वो डिसइंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है कि कितने रेट से हमारा पार्टिकल का डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डीके हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डीके पर यूनिट टाइम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल हमारा कहता है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर आप देखें कि वर्क डन बराबर होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहां से V बराबर आ गया W/Q। ठीक है बच्चों, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का डायमेंशन होता है mL/t-2 और डिस्प्लेसमेंट का L, तो mL² और t-2 हो गया वर्क डन का, mL² और t-2 हो गया, और चार्ज का A/t हो गया। तो सॉल्व करोगे तो mL² और t-3 और A-1 आएगा। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कहता है कि एक कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस ए रियल इन्वर्टेड ऑफ सेम साइज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट। कहता है कि सेम साइज कन्वेक्स लेंस अगर सेम इमेज बना रहा है तो कब बनाता है। तो कई बार बता, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, तो कनकेव मिरर में और कन्वेक्स लेंस में सेम साइज इमेज के लिए आपको ऑब्जेक्ट को 2f पर ही रखना होगा। 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना पड़ेगा। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कहता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल अकर व्हेन लाइट। देखो सब ये हमारा TIR होने का कंडीशन होता है, पहला ही कंडीशन होता है कि रे हमारा डेंसर से रेयर जाएंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन द TIR विल टेक्स प्लेस। तो आपका डेंसर टू रेयर ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज हाईएस्ट। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है? तो VIBGYOR, विग्योर को देखो, अगर हम ऐसे पढ़ते हैं तो हमारा वेवलेंथ इंक्रीज करता है, बट अगर हम ऐसे चलते हैं तो हमारा न्यू इंक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमारा विग्योर का होता है, V का होता है, मतलब वायलेट का, मतलब बैगनी का। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कहता है कि नॉर गेट गिव्स आउटपुट हाई ओनली व्हेन। देखो नॉर गेट क्या होता है? ये नॉट और गेट से बनता है हमारा नॉर गेट। ठीक है, नॉट गेट में क्या होता है? ये इनका सिंबल कुछ ऐसा होता है, और गेट में क्या होता है? दिस इज लाइक दिस, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक छोटा सा जीरो इधर बैठा दो तो वो बन जाता है नॉर गेट। और नॉर गेट का जो आउटपुट होता है वो y/a+b, और ये कुछ ऐसा इसका आउटपुट निकल के आता है। तो y बराबर आप लिखते हैं y=a b और दोनों पे बार। दिस इज आवर आउटपुट ऑफ दिस गेट। ठीक है, तो कब होता है? अगर दोनों इनपुट हमारा हाँ ये ना, अगर दोनों इनपुट्स लो हो, अगर हमारा दोनों इनपुट लो हो तब हमें वो हाई देगा। अगर हमारा दोनों इनपुट लो हो तो हमारा वो हाई इनपुट देगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड मेनली टू। क्या मैंने कई बार बता दिया, ट्रांसफार्मर में कोर का लेमिनेट किया था, उस पर बांधा इसलिए जाता था कि एडी करंट का कम से कम लॉस हो। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स जो होते हैं वेपोराइजेशन में ज्यादा क्लोज होते हैं, इसीलिए उनको लॉक इन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज ग्रेटर देन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एस्टैब्लिश द कांसेप्ट ऑफ। कई बार बता चुका हूं, ये टेम्परेचर का कांसेप्ट होता है। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है इफ स्पीड ऑफ द वेव रिमेन्स कांस्टेंट। कहता है v बराबर होता है न्यू इनटू लैम्डा। अगर v कांस्टेंट है तो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एक के बढ़ने से दूसरा डिक्रीज होगा। अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी का डिक्रीज होना पड़ेगा। A body can move with a constant, अगला सवाल हमारा, a body can move with a constant speed but changing velocity when it's move। देखो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन है। ऐसा मोशन हमारा सर्कुलर
पाथ में ही पॉसिबल है, मतलब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो बच्चों ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। बच्चों आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट होने पे आप अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी में किसी प्रकार का आंसर में कंफ्यूजन है या कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट होने से आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी को लूंगा और विद इन ए आवर डेफिनेटली उसे मैं कंप्लीट करूंगा। तो बच्चों मैंने जैसा कि मैं बताया कि हमारा एक पैरेलली नर्सिंग गुरुकुल का ऐप भी है, आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर कर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, टेलीग्राम सपोर्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सारे कुछ मिलते हैं। ठीक है, और पैरामेडिकल में आप पैरामेडिकल के भी सारे कुछ अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे वो पैरामेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो किसी भी प्रकार का टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, टेलीग्राम सपोर्ट सब मिलेगा आपको। प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको वहां मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। आपको अगर वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली बच्चों इसे आप सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि हमारा मोटिवेशन आपके सब्सक्रिप्शन से बढ़ता चला जाएगा, और डेफिनेटली हम आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कुछ ना कुछ डिजाइन करते हुए लाते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।